हेलो दोस्तों, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप पिछले ईयर के पेपर को अच्छी तरह से समझे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उसको हल करने वाला हूं कि पिछले ईयर पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बचे हुए महीनों में कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप 90% स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर है 2024 विज्ञान का 824 आईएल कोड का पेपर है। आप सभी जानते हैं कि पेपर में आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है और तीन तीन घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। तो 20 नंबर आपका वैकल्पिक क्वेश्चन होता है और 50 नंबर आपका रिटन क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, खंड ए में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देख लिए पूछा है आभासी। क्या पूछा है? आभासी यानी काल्पनिक होना चाहिए और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि एक ही स्थिति में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है वस्तु से बड़ा और काल्पनिक होता है। तो किस दर्पण में होता है? तो वह अवतल दर्पण में होता है। और किस स्थिति में होता है अगर पूछे आपसे, तो उस स्थिति में होता है दर्पण के ध्रुव और जब फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है और वो भी आभासी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था? दर्पण था, इसमें क्या है? लेंस है। यदि आपसे दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब पूछे तो आपको सिंपली अवतल दर्पण बताना है। कौन सा? अवतल दर्पण बताना है। लेकिन अगर आपसे लेंस पूछे किस लेंस में ऐसा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको उसका जस्ट उल्टा बताना है। तो क्या होगा? उसका उत्तल लेंस होगा। किसमें? उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है और स्थिति सेम रहती है, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ है कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है। यानी जो हमारा आकाश है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो आकाश है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे जो समुद्र का जल है वो भी नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होगी। तो यहाँ पर पहला दिया है जल में, जल में, कांच में, हीरे में और निर्वात में। यदि हम जल की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी कांच से थोड़ा कम होती है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इससे कम किस में होगी? कांच में होगी। और इससे कम हीरे में होगी, क्योंकि हीरे की डेंसिटी कांच से भी अधिक होती है। और निर्वात में क्या होता है? कोई अवरोधक नहीं होता है, डेंसिटी नहीं होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सिंपली आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से मान समान होगा। मैं आपको बात बता देता हूं, यदि आपसे पूछे श्रेणी क्रम, कौन सा श्रेणी क्रम पूछे, तो श्रेणी क्रम में जो होता है धारा बराबर होता है और वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। और अगर आपसे समांतर क्रम में पूछे तो समांतर में आपका विभवांतर सेम होता है और धारा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? समान होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते दिया हुआ कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर की इकाई क्या होती है। यानी आपको यहाँ पर विभवांतर का मात्रक पूछा हुआ है। तो विभवांतर का मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर आपसे एम्पियर पूछे तो एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो आपको ऑप्शन के सभी को अच्छी तरह से याद करके रखना है, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में ओम किसका मात्रक होता है, तो आपको प्रतिरोध बताना है। एम्पियर किसका होता है? तो धारा का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। और वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट मैंने आपको बता दिया, बीच के विभवांतर यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूछा हुआ कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही चालक में लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करके, उसके बाद चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के समांतर। तो इसका क्या होगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं उपभाग 2 है, जिससे यहाँ पर केमिस्ट्री शुरू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ से आपसे पूछा है एल्केन, क्या पूछा है, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यहीं से अगर आपसे पूछे एल्कीन, किसका सूत्र पूछे, एल्कीन का पूछे, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और यहाँ से अगर आपसे पूछे एल्काइन का, किसका, एल्काइन का पूछे, तो एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्केन पूछा है, तो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और CnH2n-2 किसका हो गया, एल्कीन का हो गया, और CnH2n किसका हो गया, एल्काइन का हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी का कौन सा है। समजातीय श्रेणी का मतलब समान जात का कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं C2H2 है और C3H3 है। यदि हम इसको क्या करें, दो यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 2 गुना 3 का 2 गुना है, तो यानी ये एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है, दोनों समान है। इन दोनों में देखें तो OH समूह है और यहाँ CHO समूह है, तो यह समजातीय नहीं है। अगर इसमें देखिए तो यहाँ पर क्या है, OH समूह है और यहाँ पर OCH3 समूह है, तो यह भी क्या है, समजातीय नहीं है। यानी यहाँ पर क्या है, कीटोन समूह है, यहाँ पर एल्कोहल समूह है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं CHO है, यहाँ पर CHO, दोनों में क्या है, एल्डिहाइड समूह है। यानी ये दोनों समजाती हैं और ये दोनों क्या है, समजाती है। यानी पहला और तीसरा क्या है, समजाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है कि जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन बनाएगा। तो आप जान लीजिए कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है, जल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसमें आपको सोडियम कहीं दिख नहीं रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पोटेशियम को क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, OMR शीट में गोला भरना होता है। आपको OMR शीट कैसे भरा जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि शून्य pH वाला समूह क्या होगा। यहां से आपसे पूछा कि जो शून्य pH यानी जिसका pH मान शून्य हो वह विलयन कैसा होगा। तो आपको उदासीन नहीं लगाना है, क्योंकि शून्य pH का मतलब pH क्या है, सबसे कम है। तो pH क्या होगा, अम्लीय होगा। मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूं कि अम्लीय और क्षारीय pH का क्या फॉर्मेट होता है। तो चलिए मैं पहले इसको समझा देता हूं कि एक रेखा जैसे मैंने खींच दिया जो कि 0 से 14 तक होता है। जो 0 पर मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर 7 होता है। 0 से लेकर जो 7 तक अम्लीय मान होता है उसे क्या कहेंगे, अम्लीय। ये pH स्केल है, इसे क्या कहते हैं, pH स्केल है। 0 से यदि 7 तक pH आता है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं, और 7 के बाद 14 तक आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। यानी 7 से जितना कम होगा वह अम्लीय क्या होगा, अम्ल अधिक प्रबल होगा। यानी आप ध्यान से समझिए, जिस pH का मान 7 से बहुत ही कम होगा यानी 0 के नज़दीक होगा उसका अम्लीय क्या होगा, प्रबल होगा। और इसमें क्या होगा, जो 14 से क्या होगा, एकदम नज़दीक होगा उसका क्षारीय मान क्या होगा, अधिक प्रबल होगा। इसीलिए अगर आपसे 0 से 6 तक किसी का pH मान दिया हुआ है तो उसे हम अम्लीय कहेंगे, और 8 से 14 तक जितने मान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन किसका पूछा हुआ, प्रकाश संश्लेषण का। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण दिया CH3COON ने, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर CO की उपस्थिति में क्रिया करता है तो CH4 का क्या बनता है, मेथेन बनता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है। आपको क्या करना है, सोडियम खोजना है ऑप्शन में किसमें है, तो सोडियम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी में हम यहाँ पर सोडियम NaOH रखते हैं तो Na हो जाएगा। देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बन जाता है और 1 कार्बन या C बन जाता है तो Na2CO3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर NaS4 बन जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक करके बताएं तो इसको कैसे हल करते हैं, तो मैं आपको ब्रेक करके भी बता देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए CH3COONA है, क्या है, CH3COONA है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो CH3COO माइनस में टूटता है और Na क्या होता है, प्लस में टूटता है। और जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH होता है। NaH को ब्रेक करते हैं तो Na जो होता है प्लस में टूटता है और OH जो है किस में टूटता है, माइनस में टूटता है, माइनस में टूटता है। इसी प्रकार समीकरण को बनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका विभाग 3 से है, जो कि आपका यहाँ से जीव विज्ञान शुरू होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। आप 2 चीज जान लीजिए, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। क्या होता है, जो जाइलम होता है जल और खनिज लवणों को क्या होता है, परिवहन करता है प्रत्येक स्थान पर जो कि पौधा होता है। और जो फ्लोएम होता है वह खाद्य पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, यानी ट्रांसफर करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ कि मनुष्यों का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मनुष्यों का पाचन है मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुख से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। यहां से आपको बताना है पादप हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन है, जिब्रेलिन है, एस्ट्रोजन है या इंसुलिन है। तो जिब्रेलिन क्या होता है, पादप हार्मोन होता है, जिसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो मैं आपको इन चारों हार्मोन के बारे में थोड़ी विशेषता बता देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों हार्मोन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, यह एक प्राणी हार्मोन यानी जंतु हार्मोन होता है। इसका स्राव अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से इसका क्या होता है, श्रावण होता है। अगर आपसे पूछे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, आपको थायराइड ग्रंथि या आपको अवटु ग्रंथि दिया हो तो उसको टिक करना है। यह जो इसका कार्य होता है, वसा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी हमारे शरीर में वसा को, प्रोटीन को और हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है और रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड को कम कर देता है। अगर मनुष्य के शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो उसे गलगंड रोग हो जाता है, यानी गर्दन में सूजन हो जाता है। उसके बाद जिब्रेलिन है, क्या है, उसके बाद जिब्रेलिन है, जिसे मैंने आपको बताया जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है, इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह महिलाओं की प्रजनन प्रणाली की विशेषताओं का क्या करता है, विकास करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का काम कौन सा करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का काम करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 17 नंबर दिया हुआ कि वृद्धि हार्मोन श्रावण कहाँ से होता है। आपसे पूछा है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावित जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिट्यूटरी ग्रंथ से होता है। कहाँ पर, पीयूष ग्रंथ से आपका वृद्धि हार्मोन का श्रावण होता है। उसके बाद 18 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए VVIMP है। यह भी क्या है आपके लिए, VVIMP है कि कौन सा पराग कोश के अंदर पाया जाता है। तो आप जानते हैं पराग कोश के अंदर पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पराग कोश के अंदर पराग कण यानी पोलर ग्रेन पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि पुष्प का जनन अंग क्या होता है। सभी को पता ही होगा, पुष्प का जो जनन अंग होता है उसे हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट दिया है ऑप्शन नंबर 20वां क्वेश्चन, वायुमंडल के ओजोन परत को बचाती है। यानी जो हमारी ओजोन परत होती है वायुमंडल में, कौन सी किरण से बताती है, एक्सरे से बताती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, गामा किरणों से बनाती है। तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड आपका
खंड ब है जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कौन सा दर्पण है। आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आपसे दिया हुआ है उत्तल दर्पण। यही आपको समझना है कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है 4 मीटर, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ बराबर R/2 होता है। तो 4/2 बराबर 2 मीटर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन की दूरी मोटर बाइक से कितना है, 8 मीटर है। यानी यहाँ पर u का मान दिया हो, तो u का मान आप जानते हैं क्या होता है, माइनस हो जाएगा। हमेशा माइनस ही होता है, तो -8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि उसके बाद पूछा हुआ है कि आप देख लीजिए, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से आपसे प्रतिबिंब का मान पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला आप सभी जानते हैं, होता है दर्पण का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, यहाँ पर 1/v, या इसका मान कितना दिया हुआ है, -1/4। सॉरी, यहाँ 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 अगर हो जाएगा तो यहाँ पर -8 होगा। क्या होगा, -8 होगा। माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/v प्लस 1/8। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्लस होता है फार्मूले में। वहाँ पर क्या होता है, v के स्थान पर यहाँ पर प्लस होता है, या किसमें, दर्पण में। और लेंस में यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 इसको फिर से हल कर लेते हैं। 1/2 बराबर 1/2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/8। 1/8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा। 1/v बराबर 1/2 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो 1/v बराबर, इसका लस लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से 4, यहाँ से 1, और 4 1 5/8। और v का मान निकालेंगे तो आपका 8/5 आएगा। कितना, 8/5 मीटर। इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.6 मीटर आएगा। यानी प्रतिबिंब की दूरी 1.6 मीटर है। किसमें, पॉजिटिव में। यदि ये पॉजिटिव में दिया होता है तो क्या होता है, यहाँ पर दर्पण पहले कौन सा है, ऊपर देखिए, दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सभी को पता ही होगा। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आया है। जब पॉजिटिव में आएगा तो वास्तविक होगा, पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और कौन सा है, आभासी। क्यों आभासी होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकेगा, 80 मीटर की दूरी। यहाँ पर आपका v का मान दे दिया है, किसका, v का मान दिया है 80 मीटर। कितना, 80 मीटर दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि वह गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, फोकस दूरी वाला। तो यहाँ पर u का मान कितना दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया। क्या दे दिया, इनफाइनाइट दिया। और आपको f का मान ज्ञात करना है, किसका, f का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस का फार्मूला होता है। तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा 1/80 मीटर माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट आपका कुछ नहीं होगा, 1/v इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 दिया हुआ है, तो vf बराबर आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना, 80 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 सेमी हो जाएगा। अगर आपको इसको मीटर में ज्ञात करना है तो इसमें 100 से भाग दे देंगे। कितना, 100 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 0.8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर। क्या, 0.8 मीटर फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। किस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए जो अधिक से अधिक 80 मीटर तक देख सकता है। अगर आपसे इसका पावर पूछे तो पावर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/0.8 कर देंगे, 0.8 करेंगे तो इसका आंसर 1.25 डायोप्टर आ जाएगा। कितना, 1.25 डायोप्टर आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूं। जितना भी न्यूमेरिकल है मैं उसको हल करा देता हूं। बाकी जितने भी आपका क्या है लेकिन रिटन क्वेश्चन है उसको मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे आप इसको हल कीजिए चाहे इसको हल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ कि घरेलू परिपथ की व्यवस्था में चित्र बनाकर इसको घरेलू परिपथ का आपको चित्र बनाना है अथवा इसको आपको हल करना है। इसको आप कैसे हल करेंगे, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया है। परिपथ में कुल आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे आप परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे? जैसे देखेंगे ए प्रतिरोध और ए प्रतिरोध दोनों क्या है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? आप सभी जानते हैं कि जो समांतर क्रम के लिए 1/r1 + 1/r2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसको हल करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं R1 का 1/6 है, तो इसको हल करके बताता हूँ तो क्या होगा? 1/6 + 1/2 हो जाएगा। तो इसका लस लेंगे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 3 यानी 4/6। इसको कटाएंगे तो 2/3 आएगा। इसका मेन रूप करेंगे तो 3/2 ओम आ जाएगा। कितना? 3/2 एम। अगर इसमें भाग देंगे तो 1 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। 1/5 ओम। इन दोनों का योग आपका 1/5 ओम हो गया और यहाँ से 8 ओम हो गया। अगर टोटल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो 1/5 + 0.8, तो आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? जैसे 1/5 है तो 0.8 है, तो 8 और 5 कितना होगा? 13 यानी 2.3 ओम हो गया। क्या हो जाएगा? 2.3 ओम इसका क्या होगा? परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पर पूछा हुआ कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ पर आप इसको बता दीजिएगा कि कुल प्रतिरोध आपका 2.3 ओम होगा। कितना? 2.3 ओम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है कि सेल में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करना है। इस सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल प्रतिरोध दे दिया है कितना? 2.3 ओम और विभवांतर आपको कितना? 12 वोल्ट दिया है। कितना? 12 वोल्ट दिया है। तो आप जानते हैं कि V = I × R होता है, तो I बराबर आपका V/R हो जाएगा। तो I बराबर V का मान आपका 12 वोल्ट दिया है और प्रतिरोध का मान 2.3 दिया है। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे और तेज बढ़ा लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। और भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? धारा का मान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि 0.8 प्रतिरोध के सिरों के बीच का आपको विभवांतर ज्ञात करना है। जैसे कि आप में धारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया, क्योंकि समांतर क्रम में धारा समान होती है, यही धारा रहेगी। और आपको दिया है प्रतिरोध कौन सा? 0.8 में कौन सा क्या होगा? विभवांतर होगा। तो विभवांतर V = I × R होता है। तो V = I का मान आपका 120/23 हो जाएगा और इसका 0.8 हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो 120/23 0.8 के लिए आपका क्या करेंगे? नीचे 0 बढ़ा लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12×8 = 96 हो जाएगा। 96/23 वोल्ट हो जाएगा। कितना? इसमें आप भाग दे देंगे तो आपका वोल्टेज भी आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना होता है? इसको ज्ञात करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको भी मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करके समीकरण बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 4 नंबर का, और बहुत ही सरल पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको हल करके बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप सभी को पता होगा, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। और यहाँ पर क्या होता है? क्रिया होता है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा और जल बनता है H2O हो जाएगा। क्या? H2 हो जाएगा। तो इसको हम चलिए संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर CO2 है, और यहाँ पर CO2 कैसे कन्फर्म करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए, बराबर हो गए। कार्बन 1 है और कार्बन भी यहाँ पर 1 है, यानी समीकरण या क्या है? संतुलित है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दिया है बेरियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ? बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2 होता है। क्या होता है बेरियम क्लोराइड का सूत्र? बेरियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है BaCl2 होता है। यहाँ से हो गया BaCl2, प्लस यहाँ पर दिया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सल्फेट सूत्र होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4, Al2SO4 भी होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? BaCl2 + K2SO4 हो गया। तो यहाँ से आप में बनता क्या है? बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बन जाएगा। यहाँ पर इसको हम संतुलित कर सकते हैं। Ba 1 है, Ba 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है,
K2 2 है और Cl 2 है, तो यहाँ पर 2KCl कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2KCl कर लेंगे, तो आपका BeSO4 और 2KCl बन जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्या पूछा हुआ है। अगला पूछा हुआ है कि जिंक सल्फो क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है। जिंक आपका क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। जिंक आपका क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। क्रिया करते हैं तो आपका जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ये H2 हो जाएगा। Zn यहाँ पर एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 बाहर निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला दिया हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट। तो आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3 होता है। क्या? AgNO3 होता है। और जिंक क्लोराइड का ZnCl2 होता है। क्रिया करता है तो आपका बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl बनता है। और यहाँ से जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 12 बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपका NO3 एक है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। Zn एक है बराबर है। Cl2 क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं 2 Cl है और 2 Ag है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो समीकरण भी क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको फार्मूला आता रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आता रहेगा तो आप किसी भी प्रकार से इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको पढ़ते वक्त सभी फार्मूला को अच्छी तरह से याद करके रखना है, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला है, इसको आपको सिंपल तरीके से याद ही होना चाहिए। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित को कारण सहित आपको बताना है। पूछा हुआ कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर वह नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। दूसरा दिया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। उदासीनीकरण क्या है, इसकी अभिक्रिया का उदाहरण सहित बताना है। भर्जन का उदाहरण बताना है। तो इसको मैंने आपको बताया कि अगले पार्ट में इसका मैं हल बता दूंगा, जो कि है वर्णात्मक प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका IUPAC नाम दिया हुआ है, तो इसको लिखना है। तो IUPAC यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है CH3। अगर इसको हल करेंगे तो CH3COO, ये अच्छे सिंपल तरीके से 2 कार्बन है, एथेन है, एथ है, तो ये कौन सा समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक जोड़ा जाता है, तो कार्बोक्सिलिक समूह एथेनोइक इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं CHO है, तो एल्डिहाइड समूह है, तो 2 कार्बन है, तो एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एथेनल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम बहुत ही सरल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अथवा में टिप्पणी पूछा हुआ है मिशेल पर, संक्षारण पर और योगात्मक अपक्रिया पर। अगला भाग यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया रहता है। पुनर्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन करना है, या प्रकाश अनुपर्तन और गुरुत्वानुपर्तन के उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित करना है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानव में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करना है। अथवा पूछा हुआ कि परितंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न जैविक घटनों का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो ये था आपका पूरा पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको आपको अच्छी तरह से हल करना है, जैसे मैंने आपको बताया उसको भी हल कर लेना है। जो मैंने इसमें नहीं बताया इसको मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। तो चलिए अब आप जान लेते हैं कि आप इन बचे हुए महीनों में कैसे अपनी अच्छे से तैयारी करके 90% स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इन स्टेप को आपको फॉलो कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रीवियस पेपर हुआ है, क्या हुआ है, प्रीवियस यानी पुराने जितने भी पेपर है उसको आपको सिंपली देखना है। अगर हल नहीं करते हैं, अगर आपको हल करने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपको देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को बताने वाला हूँ। हर वीडियो में डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, और आपको क्या करना है, सबसे पहले उन पेपर को देख लेना है। अगर हल नहीं करते हैं, हल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा नंबर आपको क्या होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर समय देना है। क्या देना है, पढ़ाई यानी रिवीजन पर समय देना है। अगर आप केवल पढ़ते ही रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप दिन भर यूट्यूब ही देखेंगे, दिन भर कोचिंग, जैसे मान लीजिए आपका कोचिंग से 4-5 से घंटे कोचिंग और स्कूल हो गया, और आप घर पर आकर 4 से 5 घंटे यूट्यूब देंगे, तो आपका दिमाग थक जाएगा और आप उसमें पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कम से कम पढ़िए और रिविजन क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
टॉपिक को एक बार अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपको समझ आ गया तो दोबारा आपको यूट्यूब को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको जो आपका नोट्स है, आपका बुक हो, तो आपको अच्छी तरह से उसी को तैयार करना है। अगर आप कम चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरह से तैयार होगा। अगर आप उसी चीज़ को 10 बार क्या करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो आपको दिमाग में घुसेगा नहीं, भले आप सोचें कि आपको याद है। लेकिन अगर आप उसको रिविज़न करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, घातक होगा। तीसरा नंबर आपको क्या करना है, आपको सुबह ही उठकर जो भी सब्जेक्ट, जैसे आपका साइंस हो गया, क्या हो गया, साइंस होगा, जो भी आपने नोट बनाया, क्या है, जो भी आपका नोट्स है, सिंपली आपको नोट्स को खोलना है और आप खड़े होकर उसको एक बार पढ़ लेना है। केवल याद नहीं करना है, शुरू से क्या करना है, उसको पढ़ते, जैसे एक हेडिंग हो गया, पहला इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना है, इसको हेडिंग को पढ़ लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका दो पेज है तो 2 पेज आज पढ़ लीजिए। कल अगर आप इस 2 पेज को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट लगेगा। तो 5 मिनट कल पढ़िए, उसके बाद अगला पेज आप 2 पेज 4 पेज पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन आइए, इन सभी को रिवीजन करके फटाक से फिर अगला पेज पढ़ते जाइए। तो केवल आपको पढ़ना है। डेली अगर आप सुबह ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा या स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं 100% आपके साथ दावा करता हूँ कि आपका पूरा नोट्स आपकी ज़ुबान पर होगा। किस में होगा? ज़ुबान होगा, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं। तो सिंपली आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या करना है। तो सिंपली जैसे आपको सुबह में उठ जाना है, क्या करना है, सुबह में उठ जाना है। आपको जैसे साइंस को पढ़ना है, साइंस का क्या करना है, किसी एक, जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेगा सिर्फ पहले चैप्टर को रिवाइज करने में। तो सिंपली आपको अपने नोट्स को केवल पढ़ना है, रटना नहीं है, सिंपली पढ़ना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आते हैं तो कंसेप्ट को भी समझकर उसको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे दिन उठना है। दूसरे दिन इस पहले चैप्टर को केवल 10 मिनट में पढ़ना है, यानी 10 मिनट पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर आपको 20 मिनट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तीसरे दिन आएंगे तो इसको 5 मिनट में पढ़ना है, इसको 5 मिनट पढ़ना है। तो क्या होगा, आपका दोनों रिवाइज होगा और तीसरा चैप्टर पढ़ना है। उसी प्रकार आपको जैसे आपका 1 सप्ताह हो जाएगा, 1 सप्ताह आ जाएगा तो इसको आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही पेज खुलेंगे तो आपके दिमाग में सारी हेडिंग का आंसर दिमाग में नाचने लगेगा। हाँ, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तुरंत आपको अगले चैप्टर पर चले जाना है, उसको आपको ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसको पढ़ते अगले चैप्टर को ऐसे पढ़ते जाना है। उसी प्रकार अगर आप डेली डेली 1 महीने ऐसे इस नियम को कर लेते हैं तो आपका पूरा नोट्स 100% मैं दावा के साथ करता हूँ, तो पूरा नोट्स आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। और मैथ में आपको क्या करना है, तो मैथ में केवल एक ही फार्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियरी होगा। तो मैथ में आपको क्या करना है, जो आपका जैसे आपने जितना भी चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से आपको पहले चैप्टर को कंप्लीट करना है। अगर आपका अभी तक मैथ का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले आपका जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसको पढ़ लीजिए और पीछे का रिवीजन करते रहिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सबको हल कर लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर को केवल एक बार हल नहीं करना है, जब तक आप उस प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से नहीं समझ जाते उसको बार बार सॉल्व करना है। एक बार नहीं सॉल्व होता है तो 2 बार सॉल्व करना है, 2 बार नहीं होता है तो 3 बार सॉल्व करना है। एक ही पेपर को आपको 4 से 5 बार ही सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही अच्छी तरह से हल कर लेते हैं, अगर आपका तैयार हो जाता है तो मैं दावा के साथ करता हूं तो आप 90% स्कोर प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसी पैटर्न में वैसा ही क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही मेरी टिप्स थी जो आप अच्छी तरह से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं और बचे हुए महीनों में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।